नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी की इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के जो परीक्षाओं में पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, उनको कर रहे थे। अर्थात पीवाईक्यू की अपनी सीरीज चल रही थी और पहला जो सेशन था उसमें हमने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे पिछले वर्षों में उनको उठाया था। 2019 दिसंबर के अंदर जो पेपर हुआ था, वहां से नेट का जो वर्तमान का पाठ्यक्रम चल रहा है और यह जो पैटर्न चल रहा है वो शुरू हुआ था। तो 2019 से लेकर 2025 दिसंबर तक वाला पेपर जो जनवरी 2026 में आयोजित हुआ था, वहां तक के सारे प्रश्न हमने देख लिए थे। उनमें से एक प्रश्न छूट गया था, वो पहले कर लेते हैं और उसके बाद में जो भी 2004 से लेकर 2019 जून तक के जो भी प्रश्न आए हुए हैं 60-65 प्रश्न, उनको कर लेंगे। बड़े सरल प्रश्न है वो जो भी आए हुए थे। नए वाले जो प्रश्न आ रहे हैं वो थोड़े मुश्किल आ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न था बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न ये देखकर मुझे लगा कि कम से कम एनटीए अपना स्तर है जो परीक्षा लेने का वो उसको बढ़ा रही है, थोड़ा ऊंचा कर रही है। तो अच्छी बात है ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। वियोगी हरि की जो कविता की ये पंक्तियां हैं उसके बारे में पूछा गया है कि इन पंक्तियों में आर्थ व्यंजना का कौन सा प्रकार है। व्यंजना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अपने पीछे आए थे, तो हमने उसमें देख लिया था कि व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शाब्दी और आर्थी। ठीक है, तो आर्थी व्यंजना के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने बताई थी कि 10 प्रकार की शर्तें होती है, विशेषताएं होती है, उन्हीं के आधार पर व्यंजना का अर्थ निकलता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यंजना के 10 प्रकार भी होते हैं। तो वो कौन से प्रकार होते हैं पिछली कक्षा में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर इसको रिकेप कर लेते ताकि आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये अलग महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इससे आप उसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो व्यंजना है सबसे पहले उनको हमने थोड़ा ग्रुप में बांटा था ताकि याद रह जाए। जैसे क्या? देश काल चेष्टा। हमने ये कहा था देश काल और चेष्टा के आधार पर भी अर्थ बदल जाता है। ठीक है, देश काल चेष्टा 3 ये थी। 3 और क्या थी? वाच्य, वाच्य और काकू। कितनी हो गई? 6 हो गई। इसके बाद में 4 और देखिए, 4 कौन कौन सी हो गई? एक हो गई श्रोता और एक होगी वक्ता के आधार पर। ठीक है, 4 मत कीजिए आप, 2 याद कीजिए यहाँ पर। 3 3 6 और 2 8 हो गई और 2 और बची है। कौन कौन सी? एक हो गए अन्य सन्निधि और एक होगी प्रस्ताव। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई 10 प्रकार की। 3 3 6 2 8 2 10 10 प्रकार की आरती व्यंजना हो गई। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सी है। तो पहली बात तो ये आपके लिए ये पेपर के अंदर सरप्राइज कर सकती है कि ये तो नाम भी नहीं सुने थे हमने। तो कम से कम आप ये देख लीजिए, ये जो नाम दिया हुआ है यहाँ पर वो सब यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो 10 नाम होते हैं। ये तो पहला तो ये कंफ्यूजन जो या वहम है वो दूर कर लीजिए। वक्त्र है जो ये शब्द लिखा हुआ है वो आप वक्ता से लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बोधव्य या श्रोत्र ये श्रोता से। तो बोधव्य नाम है, श्रोता भी नाम है। वाच्य भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और अन्य सन्निधि ये नाम भी हमने दे दिए यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपके क्लियर हो गया होगा कि इस 10 प्रकार की व्यंजनाएं होती है। तो ये जानकारी तो आपको मिल गई, याद रह जाएगा। देश काल चेष्टा, वाच्य, वाक्य, काकू, श्रोता, वक्ता, अन्य सन्निधि और प्रस्ताव। अर्थात ये 10 स्थितियां हैं जिसके आधार पर किसी शब्द का कहने वाला कुछ और कहना चाह रहा हो और सुनने वाला या कोई भी व्यक्ति अर्थ कुछ और निकल रहा हो। ठीक है, कहने वाले का आशय क्या है? पंक्ति कुछ लिखी हुई है, आशय कुछ और है, तो क्या होगी वहां पर? वक्ता, वक्ता वाली व्यंजना होगी। सुनने वाला कुछ और हो रहा है तो श्रोता व्यंजना हो गई। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि कौन सी आर्थ व्यंजना है। इस प्रश्न में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो थोड़ा धैर्य बनाकर इसको सुनना। ठीक है, तो अब उत्तर है यहाँ पर कि जो वियोगी हरि उन्होंने ये कहा कि खोके आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्वतंत्रता खोकर जीने के बजाय तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये एक अर्थ निकल गया, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जो वक्ता का तो एक ही अर्थ हो गया कि स्वतंत्रता सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, लेकिन जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, वो क्या अर्थ इसका लगा सकता है? वो इसका अर्थ ये भी लगा सकता है कि इस प्रकार से पड़े रहने से, देश के लिए कुछ नहीं करने से, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं करने से, ये अपना जो जीवन है उसको धिक्कार है, हमारे इस जीवन को, हमारे इस आलस्य को धिक्कार है। वो इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करता है और इस वजह से यहाँ पर कौन सी आर्थ व्यंजना हो जाएगी? यहाँ पर बौद्धव्य या श्रोत्र वैशिष्ट आर्थ व्यंजना हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो ये जितनी भी व्यंजनाएं हैं इनके 10 प्रकार है। आप मुझे कमेंट कर देना, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं आपको उसके कुछ पेजेस भेज दूंगा लिखे हुए, ताकि आपके वो काम आ जाएंगे, लगभग वहाँ से एग्जाम्पल आ ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 आचार्य, सूची 2 पुस्तक दिया हुआ है, भानुदत्त, रामचंद्र, गुणचंद्र, शारदा तनय और महिम भट्ट। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ईजी है, जल्दी से बढ़ेंगे, क्योंकि सारी जितनी भी पुस्तकें हैं उनके बारे में हमने गहन चर्चा कर ली है पूरी तरीके से, तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये देखना आपको प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महिम भट्ट की क्या बताई थी हमने, व्यक्ति विवेक बताई थी, अर्थात डी के अंदर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर देखिए, एलिमिनेट करना, मुझे तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा एलिमिनेट करने से, लेकिन आपको जरूर फायदा होगा जब भी पेपर हल करें। तो एलिमिनेशन का जो टेक्निक है वो सबसे जरूरी है अपनाना, ताकि बहुत कम समय में आपका जो स्कोर है बढ़ता जाए। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना एक एक विकल्प को देखूंगा मैं देखूंगा, प्रश्न पढ़ना चाहिए, लेकिन एलिमिनेशन की टेक्निक देखने से समय बचता है और प्रश्न की सही होने की भी संभावना बढ़ती है, प्रायिकता बढ़ जाती है, संभावना तो बढ़ती है। तो व्यक्ति विवेक हो गया। डी के अंदर क्या है, 2, डी में 2 कौन कौन से में, तो ये जो 2 विकल्प है, एक और ये तो खत्म हो गए यहाँ पर। फिर आता है भानुदत्त से, भाव प्रकाश, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण और रस मंजरी। भानुदत्त की हम जानते हैं कि भानुदत्त ने 2 प्रकार की, एक रस मंजरी और रस तरंगिणी पुस्तक लिखी थी। तो ए में क्या हो जाएगा, 4। तो ए में 4 कहाँ कहाँ पर, इसमें, तो विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए रामचंद्र और गुणचंद्र, इनका कौन सी पुस्तक हो जाएगी, नाट्य दर्पण। बी में क्या है, 3, ये नाट्य दर्पण हो जाएगा। और शारदा तनय की किताब कौन सी हो जाएगी, भाव प्रकाशन। ठीक है, याद कर लीजिए, शारदा तनय की पुस्तक कौन सी है, भाव प्रकाशन। और रामचंद्र गुणचंद्र की पुस्तक कौन सी, नाट्य दर्पण। अब नाट्य शास्त्र आपने सुना होगा, नाट्य शास्त्र पुस्तक है भरत मुनि की, और ये जो नाट्य दर्पण है उसी की एक टीका है। ठीक है, नाट्य दर्पण क्या, उसी की टीका है। 10 रूपक जो पुस्तक है किसकी है, धनंजय की, वो भी नाट्य दर्पण की टीका है। ठीक है, तो ये रसवादी ग्रंथ है, रस पर आधारित ग्रंथ है, और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र उस पर आधारित ग्रंथ है। तो रामचंद्र गुणचंद्र कैसे हो गए, रसवादी व्यक्ति हो गए, नाट्य दर्पण लिखा था उन्होंने। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है। ये जो 2 प्रश्न थे, एक नहीं 2 प्रश्न थे, जो 2 प्रश्न, एक 2023 की जो परीक्षा थी उसमें आया हुआ था, वो छूट गया था और साइड की वजह से लिया नहीं था पिछली सूची के अंदर, और एक ये 2 प्रश्न, तो पीछे हमने 83 प्रश्न करवाए थे, उसको आप 85 मान लेना। ठीक है, अब यहां से हो रहा है 2004 से लेकर 2019 तक, 19 कौन सी, जून, और 2004 भी जून, वहां तक जो भी प्रश्न आए लगभग 63 प्रश्न हैं, वो सारे हम हल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1.5-2 घंटे के अंदर हल कर ले। देखना जरूर आप पूरे, ताकि आप जितना ज़्यादा समय बिताएंगे किसी टॉपिक के साथ में, उतना ही आपकी चीज़ें पक्की होती जाएगी, कंटेस्ट होती जाएगी। निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है, कालक्रम सही नहीं है पूछा है। भामा, दंडी, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र, कौन सा कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी लोग आए हुए हैं उनको देख लेते हैं। भामा कौन सी में आए हुए हैं, 6ठी शताब्दी में। दंडी कब आए हुए हैं, 7वीं में। आनंदवर्धन 9वीं में। क्षेमेंद्र 11वीं में। 11वीं उत्तरार्ध में आए हुए, क्षेमेंद्र के साथ में ही मम्मट आए हुए हैं 11वीं उत्तरार्ध के अंदर। ठीक है, तो याद सही हो गया ये तो। आनंदवर्धन कौन से में हो गए, 9वीं में। अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं मान लीजिए। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में, ये भी सही होगा। जगन्नाथ कब है, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी के अंदर, ये 10वीं 11वीं मान लीजिए इसका, और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के। भट्ट नायक, विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ। कुंतक कौन सी में है, लगभग 10वीं के अंदर। विश्वनाथ कितनी में है, 14वीं में। तो ये गलत हो गया उत्तर। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। भरत दूसरी से दूसरी शताब्दी तक, दूसरी शताब्दी पूर्व से दूसरी शताब्दी तक। ठीक है, भामा 6ठी, कुंतक 10, जगन्नाथ 17वीं, तो ये भी सही हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा, भट्टनायक, विश्वनाथ, कुंतक और जगन्नाथ। ठीक है, भट्टनायक 9वीं 10वीं मान लीजिए यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। कुंतक यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए, तो ये इसका उत्तर हो गया। निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है, कौन सा कालक्रम सही नहीं है। क्या फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ठीक है, वो रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। 4 मुख्य रूप से रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, कौन कौन से हैं, अगर क्रम देखें उनका, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो भट्ट, लोलट, शंकु के, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। प्रश्न पूछा गया कौन सा इसके अंदर उत्तर होगा, तो क्या उत्तर होगा इसके अंदर, भट्ट लोलट सबसे पहले आते हैं। ठीक है,
और फिर आते हैं शंकुक, उसके बाद में भट्ट नायक और फिर अभिनव गुप्त इसके अंदर आते हैं। शंकुक भट्ट लोलट ये तो होगा नहीं, फिर ये उत्तर हो जाएगा इसके अंदर दूसरे में ए। मुझे लगता है थोड़ा मुझे टाइम देना चाहिए आपको, थोड़ा सा 10-20 सेकंड का, ताकि आप भी सोच सके फिर उसका उत्तर बताना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न से ये करेंगे। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर, ये सारे चार जो है इनका अलग अलग क्रम दिया गया है। तो आप एक बार जल्दी सोचिए क्या होगा। ठीक है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इनकी अर्थात इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं आप कि लेखक कौन है इसके, उनका समय क्या था, उसके आधार पर ही इन ग्रंथों का कालक्रम का अंदाजा लगाया जा सकता है। जल्दी से एक बार सोचिए, अगर आपको आता है तो कोशिश कीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, फ्लो के अंदर देखिए क्या इसका उत्तर होगा, जल्दी से देखिए। ठीक है, बताना शुरू कर दूं फिर। देखिए, काव्यानुशासन कौन है? हेमचंद्र, 12वीं शताब्दी। साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, कौन है? विश्वनाथ। रसमंजरी भानुदत्त। ठीक है, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो काव्यानुशासन ही आएगा, तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, या दूसरा ये हो गया काव्यानुशासन। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा? साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रस मंजरी। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि रस गंगाधर कब है? 17वीं शताब्दी में। किसका है ये, एक बार देख लेते हैं, ये भी कोशिश कीजिए, आपको याद है मुझे लगता है सारी चीजें। काव्यानुशासन किसका हो गया? हेमचंद का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। ठीक, रस गंगाधर किसका हो गया? जगन्नाथ का। और रस मंजरी भानुदत्त का। ठीक, तो ये विकल्प क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला इसका विकल्प हो जाएगा सही अनुक्रम का। अगला प्रश्न देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। बड़ा इजी प्रश्न है, आपको आराम से ये चीज आती होगी। ठीक है, तो क्या है? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। तो ये क्रम तो था ही, आपको पिछले प्रश्न देख लेता है। भट्ट लोलट के बाद में शंकुक, शंकुक के बाद में भट्ट नायक, फिर अभिनव गुप्त। ठीक है, तो अभी से अभिव्यक्तिवाद ऐसे याद करना है, अभी से अभिव्यक्तिवाद, कम से कम जितना याद हो जाए, थोड़ी ट्रिक बनाकर वो याद कीजिए। तो डी में एक, तो डी में एक, दो विकल्प में तो ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा। ठीक है, शंकुक, इन्होंने क्या दिया था? अनुमितिवाद। शंकुक का कौन सा है? अनुमितिवाद। और भट्ट लोलट का कौन सा हो गया? उत्पत्तिवाद। भट्ट का कौन सा है? उत्पत्तिवाद। और भट्टनायक का भुक्तिवाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए में चार, ए में चार कौन से में? एक ही विकल्प में है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। याद है आपको, शंकुक ने दिया था अनुमितिवाद, भट्ट ने उत्पत्तिवाद, जो भट्टनायक है उनका भुक्तिवाद, और अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? सारे प्रश्न ऐसे ही है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुक्रम क्या है, अनुक्रम क्या है, ऐसे ही प्रश्न है। बड़े इजी, इसलिए जल्दी से बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे में पूरी क्लास खत्म कर दें हम। ठीक है, जल्दी से देखिए क्या इसका उत्तर होगा। वैसे तो इतना पढ़ लिया हम कि आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा इसको करने में, लेकिन फिर भी देखिए। तो रस गंगाधर फिर से कब आ गया? 17वीं शताब्दी में। कौन है? पंडित जगन्नाथ। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, देखिए काव्य अलंकार ग्रंथ के दो लोग रचनाकार माने जाते हैं, अर्थात दो पुस्तकें लिखी थी काव्य अलंकार नाम से अलग अलग लोगों ने। एक तो लिखी थी रुद्रट ने, और सबसे पहले लिखी थी भामा ने। 6ठी शताब्दी के अंदर किसने लिखी थी? भामा ने काव्य अलंकार नाम से पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नाम से इनकी टीका या विस्तारक रूप से लिखा था। उद्भट ने, उनको अलंकार पोषक आचार्य भी माना जाता है, रुद्रट को भी माना जाता है। ये बार बार कहा जाता है, क्योंकि जो भी नया आचार्य है जिसने अलंकारों का विस्तार किया, उनको अलंकार पोषक आचार्य कह दिया गया है। ठीक है, तो अलंकार सूत्रवृत्ति एक पुस्तक और लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी वामन ने। ठीक है, वामन रीतिवाद के रीति जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने रीतिरात्मा काव्य से माना था, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी पुस्तक का नाम क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति।
ठीक है। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती। काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी पुस्तक है? उद्भट की पुस्तक है। काव्य अलंकार किसकी पुस्तक है? भामा की भी पुस्तक है और रुद्रट की भी पुस्तक है। ठीक है, याद रह जाएगा। तो काव्य अलंकार कब आया था? 6ठी शताब्दी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। काव्य अलंकार सूत्र अर्थात वामन तो 9वीं शताब्दी में आए थे और ध्वन्यालोक ये भी 9वीं शताब्दी का मान सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे पूर्व उत्तरार्ध या मध्य के अंदर ऐसे मान सकते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल। तो सबसे पहले तो काव्य अलंकार ही आना चाहिए, क्योंकि ये किसकी पुस्तक है? ये भामा की पुस्तक है। तो सबसे पहले काव्य अलंकार केवल एक ही विकल्प के अंदर है, तो ये हो जाएगा 6ठी शताब्दी के अंदर। सूत्रवर्ती कब हो जाएगा? 9वीं के अंदर। ध्वन्यालोक भी 9वीं के अंदर। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी के अंदर। उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रह रहा आपको चीजें? उम्मीद करता हूं कि याद रह रहा होगा। सुमेलित कीजिए शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, ये दिया है काव्य लक्षण, तो याद करना है। और हमने पीछे अच्छे से बात कर रखी थी। तो रस की बात कौन करता है? वाक्य रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य लक्षण की परिभाषाओं का जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो कहाँ से होती है? काव्य लक्षण की पहली जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? भामा ने दी थी। कौन से ग्रंथ में? काव्य अलंकार ग्रंथ के अंदर दी थी। ठीक है, और क्या कहा था? शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ए वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और ए में 3 केवल एक विकल्प के अंदर है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। ये किसने कहा था? मम्मट ने कहा था। बी में एक हो जाएगा। रमणीय अर्थ, ये जो शब्द है दो याद रखिए। और अगर पूछे आपसे कभी भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो कि जितने भी काव्य शास्त्रीय व्यक्ति है भारत के अंदर, आचार्य हैं, उन्होंने जो काव्य की या साहित्य की जो परिभाषा दी थी, काव्य के लक्षण जो दिए थे, उसमें जो परिभाषा दी थी, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? जो अपने आप में संपूर्ण मानी जाती है, सबसे सही मानी जाती है, निकट मानी जाती है, वो कौन सी है? पंडित राज जगन्नाथ की जो परिभाषा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये दूसरे स्तर पर है, जो विश्वनाथ की परिभाषा है। ये क्या है? विश्वनाथ की परिभाषा। और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये है जगन्नाथ की, और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। ठीक है, तो उत्तर हो गया अपना। रमणीयार्थ किसका है? जगन्नाथ का। और रसात्मकम किसका है? विश्वनाथ का। पुनः क्वापी सगुण अवन अलंकृति पुनः क्वापी किसका? मम्मट का। और शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसका है? भामा का। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मात्र मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना था? रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मात्र मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने, किसी ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना, किसी ने अर्थालंकार माना। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रुद्रट के अलावा इसे अर्थालंकार मानने वाला कौन व्यक्ति है? क्या क्या विकल्प है? दंडी, क्षेमेंद्र, वामन और आनंदवर्धन। 4 विकल्प दिए हुए, आप इसका उत्तर बताइए, कौन इसका उत्तर होगा? ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? देखिए, दंडी, क्षेमेंद्र और वामन और आनंदवर्धन। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो गया वामन। वामन ने इसको क्या माना था? अर्थालंकार माना था। लेकिन आपको क्या वक्रोक्ति से संबंध में 2-3 चीजें पता है? एक तो जैसे दंडी, दंडी ने क्या कहा था? दंडी ने समस्त वांग्मय को 2 भागों में बांटा था। एक तो स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति, और एक वक्रोक्ति माना था। ठीक है, 2 में बांटा था। एक भामा दिया हुआ नहीं है यहाँ पर शब्द, तो भामा ने क्या कहा था? भामा ने क्या कहा था? शेषा सर्वैव वक्रोक्ति। याद है आपको? शेषा सर्वैव वक्रोक्ति। ये पिछली कक्षा में हमने 2 चीजें देख ली थी। भामा ने ये कहा था, दंडी ने ये कहा था। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। भामा शेषा सर्वैव वक्रोक्ति। दंडी ने क्या कहा था? स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। 2 प्रकार के जो समस्त वांग में, ये उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है स्वभावोक्ति और एक होती है वक्रोक्ति। ये बात इन्होंने कही थी। तो रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना था? इसने, वामन ने इसको अर्थालंकार माना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। प्रश्न रिपीट तो नहीं हो रहे क्या? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ऐसे? नहीं नहीं, सही है।
ठीक है, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर और काव्य प्रकाश, 4 ग्रंथ है, सारे सेम के सेम ग्रंथ है। तो ध्वन्यालोक किसका लिखा हुआ है? विकल्प दिया, क्या दिया हुआ है? आचार्य विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन और पंडित राज जगन्नाथ और राजशेखर दिया हुआ है। ठीक है, तो राजशेखर का ग्रंथ तो क्या है? काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ हो, काव्य मीमांसा। ठीक है, साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का, हमने बहुत बात कर ली विश्वनाथ के ऊपर। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का। और काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का ग्रंथ हो गया। ठीक है, तो ए में 3 देखिए कहां पर है, एक ही विकल्प है ए में 3। अगला प्रश्न देखिए, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। कथन दिए हुए हैं और फिर अलंकारों को सुमेलित करना है। वह आदमी नहीं हैवान है, वह तो मानो देवता है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, आप तो साक्षात इंद्र हैं। ठीक है, ये 5वां अपन होती यहाँ पर आना चाहिए था, ये जो चीज़ है यहाँ पर आनी चाहिए थी 5 नंबर पे। ठीक है, तो दिया हुआ है और बड़ा आसान है अलंकार पहचानना, अगर आपको अलंकार की परिभाषा पता हो तो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए है तुम्हारा मुख तो क्या है, ये चंद्रमा देखो, मुख क्या चंद्रमा है। ठीक है, अगर ये कह दिया अर्थात चंद्रमा ही हो गया, मुख है ही नहीं। अभेद आरोप होता है जब जब अभेद आरोप हो जाता है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, ऐसी स्थिति में क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो क्या है? आप तो साक्षात इंद्र है, अर्थात आप तो इंद्र है, तो डी में हो जाएगा रूपक 2, डी में 2 हो जाएगा। वे तो मानो देवता है, अर्थात बलपूर्वक अगर संभावना दर्शाई जाए, बलपूर्वक अगर संभावना दर्शाई जाए उपमेय और उपमान के अंदर, तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर यहाँ पर उत्प्रेक्षा। वह आदमी नहीं हैवान है, संसद में कुछ सांसद नहीं चोर बैठे हैं, अगर ये कोई बात कहता है तो क्या है? वहां क्या हो गया? अपनुति अलंकार हो गया, अर्थात वहां पर बात को रोका जा रहा है पहले, अर्थात किसी चीज का निषेध करके कुछ और दर्शाया जा रहा है, तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? अपनुति अलंकार हो जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा? 5 नंबर। ठीक है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, अर्थात संदेह की स्थिति है, भ्रांति की स्थिति है, पता नहीं चल रहा वास्तविकता में क्या चीज है। ठीक है, तो ये भ्रांति हो गई, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है, ये होगी भ्रांतिमान। हालांकि सही एग्जाम्पल नहीं है ये, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है, ये सही नहीं है। भ्रांति जब हो जाए तब भ्रांतिमान होता है। ठीक है, संदेह बना रहता है तब भ्रांतिमान नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर यही ऑप्शन है तो हम इसी से करेंगे। तो ए में क्या हो जाएगा? 5, एक ही विकल्प है, ए में 5, बी में 1, सी में 3 और डी में 2 हो जाएगा रूपक। ठीक है, हो गया उत्तर। आगे बढ़िए, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न और दीजिए, मुख नहीं चंद्रमा है। ठीक है, मुख नहीं चंद्रमा है, जब नहीं करके कुछ और दर्शाया जाता है तो क्या होता है? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अपनुति अलंकार। मुख तो चंद्र ही है, अब ये क्या हो जाएगा? मुख तो चंद्र ही है, ये क्या हो जाएगा? रूपक। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चांद, अर्थात यहां पर संदेह हो गया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मुख नहीं चंद्रमा है, अर्थात अपनुति अलंकार है इसके अंदर। तो ए में 2 कौन कौन से में है? ए में 2 केवल एक विकल्प में है। ठीक है, फिर मुख तो चंद्र ही है, अर्थात क्या हो गया? मुख और चंद्रमा में कोई फर्क नहीं है, तो बी में हो जाएगा 3 रूपक। ठीक, और फिर क्या है? सी, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, अर्थात सी में 4 क्या हो जाएगा? भ्रांति उत्पन्न होगी। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, अर्थात आभास हो गया। ठीक है, तब भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। पिछले में क्या था? ये कहीं उसकी चाल तो नहीं, अर्थात संदेह बना हुआ है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, और मुख है कि चांद, देखिए मुख है या चांद समझ में नहीं आ रहा तो संदेह हो गया। ठीक है, तो पिछली जो परिभाषा है यहाँ पर, तो आप उसके नजदीक समझेंगे, कहीं ये उसकी चाल तो नहीं है, अर्थात संदेह हो रहा तो संदेह अलंकार होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन भ्रांतिमान दे रखा है तो यही नजदीक हो सकता है। ठीक है, कर लिया, आपको याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? फिर से आचार्यों का क्रम, मम्मट, दंडी, भामा, आनंदवर्धन। ठीक है, ये 4 इनाम दिए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। मम्मट कब थे? 11वीं उत्तरार्ध।
उत्तरार्ध। ठीक है, उसके बाद में कौन हो गए, दंडी 7वीं शताब्दी, फिर आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, और कौन बचा हुआ है, फिर भामे बचे हुए हैं, तो भामे यहाँ पर आ जाएंगे। छठवीं शताब्दी। ठीक, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलन कीजिए। काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्र कवि वक्रोक्ति जैसा अगर शब्द आ जाए तो ज्यादातर कौन होगा, वाक्य रसात्मकम काव्यम। जो हमको आता है वहां से प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। डी में क्या हो जाएगा, 5। तो डी में 5 देखिए कौन कौन से में, तो ये 2 तो विकल्प गलत हो ही गए यहाँ पर, तो 2 ही विकल्प बचे अपने पास में। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसने कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये जो परिभाषा है सबसे पहले किसने दी थी, भामा ने दी थी। हमने पीछे देख ली थी। ए में क्या हो जाएगा, 3। तो ए में 3 कहाँ कहाँ पर है, एक ही विकल्प के अंदर, तो उत्तर तो अपना ये हो जाएगा। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम क्या हो जाएगा, भामा का हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार छोड़ते हैं। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्रता की बात कौन करते हैं, कुंतक बात करते हैं। तो सी में क्या हो जाएगा, 2। कौन हो जाएगा इसमें, कुंतक। ठीक, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कौन है इसका, विश्वनाथ। अब ये जो शब्द है पीछे बचा हुआ, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, तो बी में उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर अपने, बी में उत्तर आ रहा है एक, अर्थात ये दंडी का बताया जा रहा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ये जो चीज है ननु शब्दार्थो काव्यम, वास्तव में ये किसने दी थी, ये परिभाषा रुद्रट ने दी थी। किसने दी थी, रुद्रट ने। अगर आप लोगों के पास में किसी के भी पास में दंडी के द्वारा कहा गया अगर ये कथन है, तो मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजना उस पुस्तक का, क्योंकि मुझे किसी भी पुस्तक में नहीं मिला। जो भी 4-5 पुस्तक है सब जगह यही लिखा हुआ है, रुद्रट के जो काव्य लक्षण है वो क्या है, ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। यही मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, जो हमने पिछले साल कक्षाएं ली थी, उसके अंदर काव्य शास्त्र की कुछ बेसिक शुरू किया था हमने, उसमें पढ़ाया था। ठीक है, तो ननु शब्दार्थो काव्यम। और एक भी चीज ये भी है कि जिससे भारतीय काव्य शास्त्र की 2 कक्षाएं ली थी मैंने। ठीक है, और उन 2 कक्षाओं से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं सारी 2 कक्षाओं से आ चुके हैं। ठीक है, केवल और शब्द शक्ति वगैरह को छोड़ दें अलंकारों को, तो बाकी जो भी काव्य शास्त्र से संबंधित परिभाषाओं के जो भी प्रश्न हैं वो सारे वहां से आ चुके हैं। तो वो 2 कक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो वीडियो लगाऊंगा तो उसमें उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो वो क्लासेस भी आप जरूर देखिए वहां से। तो आपका भारतीय काव्य शास्त्र लगभग PYQ कर लेंगे, 2 कक्षा कर लेंगे, अर्थात पूरे एक दिन का मेटेरियल पूरा खत्म हो जाएगा आपके। भारतीय काव्य शास्त्र के 7-8 प्रश्न जो हर बार आते हैं वो सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ननु शब्दार्थो काव्यम ये किसकी परिभाषा है, ये रुद्रट की परिभाषा है। रुद्रट ने ग्रंथ कौन सा लिखा था, काव्यालंकार, के अलंकारवादी आचार्य भी माने जाते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सम्मिलित कीजिए। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, बड़ा इजी प्रश्न है। अभिव्यक्तिवाद से क्या हो जाएगा, अभिनव गुप्त। ठीक, तो डी में क्या हो जाएगा, 1। साधारणीकरण, उत्पत्तिवाद किसने दिया था, सबसे पहले उत्पत्तिवाद की अवधारणा आई थी, किसने दिया था, भट्टलोलट ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, 4। फिर अनुमितिवाद, शंकुक। शंकुक कहाँ है यहाँ पर, 3 नंबर पर। अब बात करते हैं साधारणीकरण की। साधारणीकरण की बात किसने की थी, ठीक है, जिसने भुक्तिवाद की बात की थी, ठीक है, जिसने भोजकत्व की बात की थी, उसी व्यक्ति ने साधारणीकरण की बात की थी सबसे पहले। हालांकि साधारणीकरण को ठीक अच्छे से बाद में लगातार परिभाषित किया गया, और अंततः नगेंद्र ने जो साधारणीकरण की परिभाषा दी थी कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ठीक है, वो सबसे मान्य परिभाषा साधारणीकरण की। ठीक है, लेकिन कोशिश सबने की थी, और अभी जो ये अभिनव गुप्त है उन्होंने भी कोशिश की थी इसको ठीक से परिभाषित करने की, लेकिन पहली बार जिसने ये अवधारणा दी थी उनका नाम क्या है, उनका नाम है भट्टनायक। ठीक है, तो सी में क्या है, 2। तो सी में 2 यहां पर एक ही विकल्प के अंदर है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। सब काल क्रमानुसार चलेगा, इसलिए फास्ट फास्ट चल रहे हैं हम आगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलने का कारण यही है। चारों विकल्प सेम ही नाम है, अलग कुछ भी नहीं है, तो चारों का देख लेते हैं। रूप गोस्वामी, कुंतक, भामा, पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के अंदर,
भामा कब हुए थे? 6। कुंतक कब हुए थे? 10वीं। ठीक, अब मान लीजिए आपको रूप गोस्वामी आता नहीं है, तो सबसे पहले आपको मानना चलना है कि भाई भामा से पहले तो नहीं थे, ये तो आपको पता है। कुंतक से पहले भी नहीं थे। पंडित राज जगन्नाथ से पहले थे कि नहीं थे, ये आपको पता नहीं है। तो आप देखिए भामा कब थे? 6ठी शताब्दी में। भामा सबसे पहले किस में? विकल्प एक ही में। अब देखिए भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ है। ये जो रूप गोस्वामी है, उज्जवल नीलमणि नाम से एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और भक्ति रसामृत संधु ऐसी भी एक इनकी पुस्तक है। 2 पुस्तकें मिलती है इनकी। ठीक है, और भक्ति रस को रस के रूप में स्थापित किया था इन्होंने कहा भक्ति भी एक रस है, और उसकी बात की थी। तो रूप गोस्वामी 16वीं शताब्दी में हुए थे। कब हुए थे? 16वीं शताब्दी के अंदर। क्या पुस्तक का नाम है? उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 2 पुस्तकें, वो याद कर लेना इनकी थोड़ा सा। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उक्तियों को या परिभाषाओं को। सौंदर्य में अलंकार, मैंने पिछली कक्षा में ये कहा था कि सौंदर्य और अलंकार जहां भी साथ में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को आपको क्या मानना है, क्या नाम याद रखना है। तो कोशिश कीजिए, आपको याद आ रहा है क्या? फिर वाक्य रसात्मकम काव्यम। वाक्य रसात्मकम काव्यम कौन है? विश्वनाथ। वागर्थ विव संपर्कृतो वागर्थ प्रतिपतये। ठीक है, इसको मान लीजिए आपको नहीं पता। रमणीयार्थ प्रतिपादक किसका है? रमणीयार्थ पंडितराज जगन्नाथ का। ठीक है, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा? 1 और डी के अंदर 3। बी के अंदर एक ही विकल्प है वैसे तो, और डी में 3। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं सौंदर्य में अलंकार की। अगर आपको याद है जो हमने पिछला पढ़ाया था, तो सौंदर्य और अलंकार जहां पर भी मिलते हैं, काव्य सौंदर्य की बात करने वाला जो पहला व्यक्ति हुआ था, उसका नाम क्या था? वामन नाम था उसका। ठीक है, वामन ने क्या कहा था? सौंदर्य में अलंकार की बात की थी। तो ए में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वामन ने सौंदर्य में अलंकार की बात की थी। और वागर्थ भी संप्रकृतो वागर्थ प्रतिपति, ये किसका है? ये है कालिदास का। ये कथन किसका? कालिदास का। ये पहली बार परीक्षा में पूछा गया। तो अगर नहीं आता हो तो भी बाकी ये चीज़ 2 चीज़ें आती है तो भी आपका हो जाता है प्रश्न। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों साथ में मिलते हैं, जिस प्रकार से शिव और पार्वती साथ में रहते हैं, और वहीं पर काव्य होता है, ऐसी कुछ बात की थी। लेकिन कोई मतलब नहीं, अपने कोई महत्वपूर्ण नहीं, परीक्षा की दृष्टि से दोबारा नहीं पूछा जाएगा, मुश्किल पूछा जाए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्यानुशासन, विश्वनाथ। अच्छा, ये तो अलग नाम आ गया। काव्यानुशासन किसका है? ये नाम दे दिया मम्मट हेमचंद आनंदवर्धन भामा। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं बार बार, जल्दी से देख लेते हैं। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। काव्यालंकार किसका है? भामा का। काव्यालंकार सूत्रवर्ती किसका है? वामन का। काव्यालंकार सार संग्रह किसका है? उद्भट का। केवल काव्यालंकार नाम से एक और ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? रुद्रट ने लिखा था, याद रह जाएगा। काव्य प्रकाश किसका है? प्रकाश किसका है? मम्मट का है। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर। ए में देखिए आप क्या है? 3। तो ए में 3, एक ही प्रश्न हो गया यहाँ पर, ए में 3। अगला देखिए विकल्प। विकल्प क्या? प्रश्न देखिए, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है। फिर से वही बात, काव्य प्रकाश कौन से शताब्दी में आया था? 11वीं उत्तरार्ध। पता है ना किसका है? मम्मट का। दश रूपक किसका है? धनंजय का, 10वीं शताब्दी। ठीक है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका है? वामन का, 9वीं शताब्दी। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का, 2री शताब्दी से ईस्वा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? नाट्यशास्त्र होगा। तो ये तो है ही नहीं उत्तर, तो उत्तर तो ये हो जाएगा नाट्यशास्त्र। फिर काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, फिर दश रूपक 10वीं शताब्दी, और फिर काव्य प्रकाश। उत्तर हो जाएगा बी इसका। ठीक है, याद रह रहा है प्रश्न? अगला प्रश्न देखिए। इसमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र के व्याख्याता 4 लोग थे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 4 मुख्य लोग हैं। उनमें से 4 में से एक सूची में नाम है, वो नहीं है। इसका नाम नहीं है। शंकुक का है अनुमितिवाद, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। वामन ने क्या दिया था? रीति संप्रदाय दिया था। इनका नाम नहीं है रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में। ठीक है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तद दोषो शब्दार्थो सगुण आवन अलंकृति पुनः पापी। ये थोड़ा नाम मुश्किल है। सगुण आवन अन अलंकृति पुनः क्वापी प्रज्ञा नव नवोन्मय शालिनी प्रतिभा मता न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम कीर्ति भनिति भूति बल सोई सुर सुर सम सब कहे हित सोई। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है परीक्षा के अंदर।
ठीक है, यहाँ मैं बहुत तेज से चल रहा हूँ, स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले अगर 3 वीडियो आपने देख रखे हैं लगभग 3 साढ़े 3 4 घंटे के, जिसमें 80-85 प्रश्नों के ऊपर हमने बात की थी, इतना डिटेल से समझाया गया वहाँ पर कि आपको लगभग भारतीय काव्य शास्त्र वहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ के ऊपर बात की गई वहाँ पर। तो वो 3 वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो के जो प्रश्न हैं बहुत ही लप्पू से प्रश्न लगेंगे, ऐसा लगेगा इतने आसान प्रश्न कैसे आ सकते हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो पहले देखिए, फिर इसके बाद में ये वीडियो देखिए, तो बड़ा आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा। आपको ये भी नहीं लगेगा बहुत तेज़ी से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो सगुणाव अन अलंकृति पुनः पापी, ये बार बार कह चुका हूँ। ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? मम्मट ने कही थी। किसने कही थी? मम्मट ने कही थी। ठीक, कीर्ति बनिति भूति बल सोई, सुर सुर सम सब कहे हित सोई। ठीक है, कीर्ति बनिति और भूति है ना। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होती है? सुर सरी जो होती है, अर्थात गंगा की तरह तीनों ही क्या होती है? लाभदायक या हितकारी होती है। ठीक है, कीर्ति बनिति भूति बल सोई, सुर सुर सम सब कहे हित कोई। तो यहाँ पर 4 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने ये कहा था। तो कौन है ये व्यक्ति? तुलसी ने कहा था। डी में तुलसी हो गया। न कांतम अपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम। ठीक है, अर्थात ये कहा था कि कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों नहीं हो, अगर उसके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर अगर उसने आभूषण नहीं डाल रखे तो वो इतना सौंदर्य उसका दिखता नहीं है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? अर्थात अलंकार को इसी आधार पर दर्शाने का प्रयास किया गया था, और ये बात कही थी भामा ने, जो अलंकारवादी आचार्य है। ठीक है, फिर बात बचती है प्रज्ञा नव नवन में शालिनी प्रतिभा मता। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने प्रज्ञा के बारे में, या जो प्रतिभा है उसके बारे में बात कही थी, और उसका नाम है भट्टतोत। क्या नाम है? भट्टतोत। और ये अभिनव गुप्त के गुरु थे, भट्टतोत। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब उत्तर क्या हो जाएगा? ए में देखिए आप 3, ए में 3 केवल एक ही विकल्प में है, बी में 1 हो गया, सी में 4 हो गया, और डी में क्या हो गया? तुलसी हो गया 2। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, ये जरूर याद रखना आप। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये जो एक नई चीज़ मिली है हमें यहाँ पर, तो ये किसका मत है? ये भट्टतोत का मत है, प्रतिभा के बारे में, या काव्य की जो उत्पत्ति के स्रोत है उसके संदर्भ में, काव्य हेतु को लेकर जो बात की गई है उसके संदर्भ में। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 और 7। अच्छे से बात कर चुके हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं, जिसमें से 3 तो वही हो गए, माधुर्य, प्रसाद, ओज, ये 3 गुण हो गए। फिर श्लेष, समाधि, इनकी भी बात करते हैं। कौन से? श्लेष और समाधि। ये जो गुण है श्लेष और समाधि, इसके बारे में बड़ा पूछा गया है कई बार। ठीक है, श्लेष और समाधि ये भी गुण हो गए। ठीक है, तो 10 गुण हैं, उनमें से ये 2 गुण और भी हैं। 3 तो गुण हो गए, कौन कौन से? ओज, माधुर्य, प्रसाद हो गए, फिर श्लेष, समाधि, ये गुण हो गए। तो 10 गुण है भरत मुनि के अनुसार। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, केशवदास, भिखारीदास, देवकवि और चिंतामणि। किसने ये बात कही थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को आपने पहले भी पढ़ा होगा। किसने कहा? ये देवकवि ने ये कहा है। केशवदास, भिखारीदास, देवकवि और चिंतामणि में से किसने कहा है? देवकवि ने ये कहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमिलित कीजिए। भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ। अच्छे से आपको याद हो जाएगा ये प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना ज़्यादा इजी प्रश्न है ये। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? भामा कौन सी शताब्दी में आए थे? 6ठी शताब्दी के अंदर। ठीक है, भामा कौन सी में आए थे? 6ठी शताब्दी के अंदर। क्षेमेंद्र कौन सी में था? 11वीं उत्तरार्ध के अंदर। और इसी समय मम्मट भी उनके साथ में थे। क्षेमेंद्र और मम्मट दोनों क्या थे? समानांतर जी रहे थे। ठीक है, और वहीं पर मम्मट क्या कर रहे थे? पूर्व के जो काव्य जितने भी है सिद्धांत है उनको समेट रहे थे, और क्षेमेंद्र अपना नया काव्य सिद्धांत दे रहे थे, जिसका नाम क्या है? औचित्य सिद्धांत। और कुल औचित्य के तत्व कितने बताए थे? 27 बताए थे। उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। 27 कौन कौन से तत्व है? विश्वनाथ कौन सी शताब्दी में थे? 14वीं शताब्दी में। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के अंदर। 17, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा? ए में 5 कहाँ पर है? केवल एक ही विकल्प में, तो बड़ा आसान हो जाएगा ऐसे करना।
काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भामा, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। बड़ा आसान प्रश्न है, तो जल्दी देखेंगे इसे। कितना हो जाएगा? भामा का छठा हो जाएगा, सबसे पहले भामा ही आएगा इसके अंदर, तो यही विकल्प हो जाएगा। दंडी 7, 9 और 10, 11 के बीच में है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ मैंने जो एक क्लास ली थी पीछे, जिस समय हम टैब पे पढ़ाते थे, ठीक है, टॉकेट वीडियो में बात कर रहे थे, उस समय की बात है। उस वीडियो के अंदर मैंने जो बेसिक बताया था आपको भारतीय काव्य शास्त्र का, उसमें लगभग मैंने 30-32 आचार्यों की पूरी एक सूची दी थी। 30-32 आचार्य पूरे पढ़ाए थे, उनके कौन कौन से ग्रंथ है और कौन सी धारा के रसवादी है या अलंकारवादी है, क्या है, उन्होंने क्या क्या विशेष बातें की थी, वो सब कुछ बताया हुआ है। वो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, बेसिक है पूरी तरीके से। भारतीय काव्य शास्त्र जब भी पढ़ते हैं तो उससे बढ़िया वीडियो नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि उसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि उसको जो भी नेट के जितने भी पाठ है, जैसे गुण दोष वगैरह, वो उसमें समेटे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाला। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। 30-32 जो भी आचार्य है, इनका कालक्रम, इनकी रचनाएं, इन्होंने जो भी कहा है वो याद करना बहुत जरूरी है। वहां से याद करना, लगभग पूरा काव्य शास्त्र पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। क्या हो गया इसके? तो सहृदय की अवधारणा, साधारणीकरण की अवधारणा, मधुमती भूमिका और अर्थ की लय। ठीक, एक शब्द है साधारणीकरण, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किसने कहा था इसको, किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? भट्टनायक ने प्रतिपादित किया था। लेकिन भट्टनायक ढंग से इसको प्रतिपादित नहीं कर पाए, तो फिर आनंदवर्धन नहीं, अभिनव गुप्त ने इसके लिए एक सहृदय की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ए में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अच्छा, ए में 5 कैसे नहीं है, क्या कारण है? एक सेकंड रुकिए। साधारणीकरण की अवधारणा किसने दी थी? बी में एक, देखिए बी में एक कौन कौन से में, तो केवल ये विकल्प हो जाएगा। अच्छा, सहृदय की अवधारणा आनंदवर्धन ने दी थी, क्या ये सही है? ये थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर, सहृदय की अवधारणा आनंदवर्धन ने दी थी क्या, या अभिनव गुप्त ने दी थी? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसके अंदर, तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो बी में क्या हो जाएगा? भट्टनायक हो जाएगा। मधुमती भूमिका की बात करते हैं, ठीक है, मधुमती भूमिका की जो बात करते हैं आधुनिक समय में, और किसने दी थी? श्याम सुंदर दास ने दी थी। ठीक है, ये याद रखना आप, श्याम सुंदर दास ने मधुमती भूमिका की बात की थी, योग की मधुमती। और ये एक और किसने दिया था? केशव प्रसाद मिश्र ने। सी में क्या हो जाएगा? 4, तो सी में 4 ये सही है उत्तर, तो इस तरीके से। और अर्थ की ले, डी में 3 क्या हो जाएगा? जगदीश गुप्त, इन्होंने क्या दिया था? अर्थ की ले की बात की थी। जगदीश गुप्त ने क्या कहा था? अर्थ की ले की बात जगदीश गुप्त ने की थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अब सहृदय की अवधारणा आनंदवर्धन ने दी थी या अभिनव गुप्त ने दी थी? क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभिनव गुप्त याद रहा, हो सकता कंफ्यूजन भी हो, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ, तो इसका उत्तर अपने को यही मानना है। ठीक है, तो 24वें में क्या हो जाएगा? एक बार इसको थोड़ा सा डाउटफुल में रख लेते हैं, एक बार वापस देख लेंगे, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा अभिनव गुप्त याद आ रहा, पता नहीं कैसी मेमोरी क्रिएट होगी दिमाग के अंदर। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं भामा, विश्वनाथ, रुद्रट और मम्मट है। वास्तविक बात यह है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जितने भी, भामा ने तो सहसा सर्वे वक्रोक्ति, सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति, ये सारी बातें कही थी। ठीक है, लेकिन अर्थात वे तो वक्रोक्ति के पक्षधर थे, लेकिन मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट, इन सब ने क्या किया था? वक्रोक्ति को केवल एक अर्थ अलंकार के बजाय शब्दालंकार माना था और इसकी सीमा कर दी थी। तो इस हिसाब से तो तीनों विरोधी हो गए, वक्रोक्ति के तीनों विरोधी हो गए। लेकिन बात यही है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, अर्थात पूरे वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी कौन से आचार्य हैं? तो वो है विश्वनाथ, क्योंकि विश्वनाथ ने फिर रस संप्रदाय का पक्ष लिया था और विश्वनाथ इसके विरोधी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। काव्य ग्रंथों का नाम दिया गया है श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, चित्र मीमांसा और रसमंजरी। ठीक है, और फिर 4 नाम दिए गए हैं। तो व्यक्ति विवेक वगैरह की हमने बात कर ली थी। व्यक्ति विवेक किसका माना था हमने? व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का। मैंने ई और इसमें भी ई की मात्रा होने के कारण इसको महिम भट्ट के साथ जोड़ने का आपको एक ट्रिक बताई थी, कैसे याद कर सकते हैं कुछ ग्रंथों के नाम। क्या आपको उससे याद हुआ? अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि इससे कुछ याद हुआ क्या। आपने पिछली बार जो बताया था कि ई की मात्रा आ रही है, तो महिम भट्ट आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है श्रृंगार प्रकाश।
चित्रमीमांसा और रसमंजरी। रसमंजरी हमने याद कर रखा है, किसका है ये, भानुदत्त का। तो डी में 5 हो गया, तो एक ही विकल्प है। ठीक, फिर अब देखते हैं श्रृंगार प्रकाश किसका है। श्रृंगार प्रकाश और चित्रमीमांसा 2 ग्रंथ है। तो चित्र जो शब्द है इसको आपको याद रखना, ये अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है चित्रमीमांसा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चित्रमीमांसा किसका ग्रंथ है, ये अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है चित्रमीमांसा। ठीक है, अप्पय दीक्षित का चित्रमीमांसा। ठीक, और फिर बचता है श्रृंगार प्रकाश, और श्रृंगार प्रकाश किसका है, ये हो जाएगा भोज का। श्रृंगार प्रकाश किसका है, भोज का ग्रंथ हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश। और एक सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है वो भी किसका है, भोज का हो जाएगा, जिसको कवि कंठाभरण भी कहते हैं, भोज का ग्रंथ माना जाता है। कवि कंठाभरण या सरस्वती कंठाभरण, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं, एक ही नाम के ग्रंथ है, ये अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, ग्रंथ एक ही है, भोज के। श्रृंगार प्रकाश और कवि कंठाभरण किसके हैं, भोज के। ठीक है, ए में क्या हो जाएगा 3, तो उत्तर हो जाएगा ये। नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों का अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या आया था और बाद में कौन सा होगा, ऐसे देखना है। तो नाट्य दर्पण किसका ग्रंथ था, रामचंद्र गुणचंद्र का था, हमने बात की थी पीछे, रामचंद्र गुणचंद्र का। अभिनव भारती, ये कब आया था, 9वीं 10वीं शताब्दी मान लीजिए इसको। अभिनव भारती तो अभिनव गुप्त का है, 9वीं 10वीं शताब्दी का हो गया। दश रूपक ये जो ग्रंथ है वो 10वीं शताब्दी का है। ठीक है, फिर आता है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश हमने पीछे बात की थी, किसका है, शारदा तनय का, शारदा तनय का। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, दश रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, दश रूपक, अभिनव भारती, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। ठीक है, नाट्य दर्पण किसका है, रामचंद्र गुणचंद्र का। दश रूपक किसका है, धनंजय का। दश रूपक किसका है, धनंजय का। अभिनव भारती किसका है, अभिनव गुप्त का। नाट्य दर्पण किसका है, रामचंद्र गुणचंद्र का। भाव प्रकाशन किसका है, शारदा तनय का। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा इस प्रश्न को देखिए, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई है। 10 रूपक तो 10वीं शताब्दी का है ना, ये तो 10वीं शताब्दी का है। और ये अभिनव गुप्त क्या लिखा है हमने, 9वीं 10वीं शताब्दी का लिखा, अभिनव भारती। तो इसका उल्टा होगा थोड़ा, उत्तर ये होगा इसका, है ना, अभिनव भारती, दश रूपक और नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। ठीक है, क्योंकि ये 9वीं 10वीं शताब्दी लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये 10वीं शताब्दी या 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच का ग्रंथ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। भोजराज, रुयक, विश्वनाथ और वामन। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, विश्वनाथ के बाद में वामन कहाँ से आएंगे, सोचने वाली बात है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वामन के बाद में भोजराज, भोजराज के बाद में रुयक और उसके बाद में विश्वनाथ, ये संभावना है। ठीक, तो वामन, भोजराज, रुयक, विश्वनाथ। वामन कौन सी शताब्दी में थे, 9वीं शताब्दी में, वामन हो गए 9वीं शताब्दी में, भोजराज 11वीं शताब्दी में, रुयक 12वीं शताब्दी में, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में। तो ये इसका उत्तर सही है बी, वामन, भोजराज, रुयक और विश्वनाथ है। अब दिक्कत क्या, जैसे पिछला प्रश्न बताया था तो उसमें एक बार टिक मार्क यहाँ हो गया, कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा स्केप करके आगे 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 10 सेकंड का आगे लेके देखते जाएंगे, वो क्लास नहीं देखेंगे पूरा वीडियो के अंदर क्या बात हुई थी। वो उनको दिख जाएगा यहाँ पर टिक मार्क किया था, गलत हो गया, फिर नीचे कमेंट की धड़ाधड़ी लगा देंगे कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऐसा नहीं होता, कई बार मिस्टेक हो जाती है चिन्ह लगाते हुए, लेकिन पूरी क्लास देखिए फिर क्या होता है उसका रिजल्ट निकाल के बात कीजिए। ठीक है, अट्ठाईस नंबर प्रश्न। ठीक है, वामन, भोजराज, रुयक 12वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है। काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। ठीक है, काव्यादर्श किसका है, दंडी का है। ध्वन्यालोक किसका है, आनंद वर्धन का है, 9वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश किसका, मम्मट का है, 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध। और साहित्य दर्पण किसका, विश्वनाथ का, 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो पहला ही जो विकल्प है यही सही हो जाएगा। ये कौन है, दंडी। ध्वन्यालोक आनंद 7वीं 9वीं, काव्य प्रकाश 11वीं उत्तरार्ध, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। कौन इसके रचनाकार है ये सब आपको पता है, दंडी, आनंद वर्धन, काव्य प्रकाश का कौन है, मम्मट।
और साहित्य दर्पण का विश्वनाथ। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है, व्युत्पत्ति का अर्थ सही है। काव्य में हम तीन चीज मानते हैं ना, शक्ति, प्रतिभा भी कहते थे कुछ लोग इसको, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास की बात करते हैं। तो अभ्यास का अर्थ तो क्या हो गया कि अभ्यास करना, बार बार कविताएं लिखने का प्रयास करना, काव्य लिखने का प्रयास करना। लेकिन व्युत्पत्ति क्या है? कहीं पर इसको शब्द ज्ञान कहा जाता है, कहीं इसको लोक ज्ञान कहा जाता है, कहीं पर प्रगाढ़ पांडित्य, कहीं परिश्रम, क्या कहा जा सकता है इसको? तो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? शब्द ज्ञान होना। अर्थात कविता लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आपकी शब्दावली जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारे अच्छे लेखक है, चाहे अज्ञेय हो, अज्ञेय ने तो यही कहा है कि कविता या काव्य जो भी है, साहित्य सबसे पहले शब्द है, और सबसे अंत में भी एक बात बचती है कि काव्य क्या है? शब्द है। ये बात इन्होंने कही थी, बहुत मान्य है ये बात इनकी। ठीक है, तो अगर आप आजकल जावेद अख्तर को सुनते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि आपके विचार कितने अच्छे हो सकते हैं, कितने सुदृढ़ हो सकते हैं, कितने क्लियर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई उलझाऊपन नहीं हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी वोकेबलरी जो होती है, शब्द शक्ति जो होती है, शब्द शक्ति नहीं, शब्दावली जो आपको आती है, शब्द ज्ञान आपका बहुत स्ट्रांग और बहुत व्यापक होना चाहिए। तभी आप सही से अपने आप को कन्वे कर पाते हैं और आप स्पष्ट हो पाते हैं आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? शब्द ज्ञान। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? शब्द ज्ञान। तो वोकेबलरी को अच्छा करने का प्रयास कीजिए। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से हैं? रुद्र, दंडी, वामन और अप्पय दीक्षित। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य है तो दंडी ने भी काव्य गुण माने थे, 10 काव्य गुण माने थे दंडी ने। ठीक है, वामन ने भी 10 काव्य गुण माने थे, और भामा ने भी नहीं, सॉरी, भामा नहीं, यहाँ तो भरत मुनि का आया हुआ नहीं है। जो एंटी ने इसका उत्तर माना है वो है दंडी। दंडी को काव्य गुण का संस्थापक माना इन्होंने। ठीक है, किसने माना है? दंडी को माना है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य किसको माना है? दंडी को माना है। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी वेदर्भी और गौड़ी रीतियों की बात पहले कर चुके थे, भरत मुनि कर चुके थे। 10 जो गुण होते हैं काव्य, 10 दोष कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर चुके थे। श्लेष, क्षमता, समाधि, ये जितने भी गुण है काव्य के, उनके बारे में बात कर चुके थे। कौन? भरत मुनि कर चुके थे, वामन ने भी की थी, लेकिन दंडी को इन्होंने माना है। लेकिन क्योंकि ये जो 4 चीज है, इनमें से सबसे पहले दंडी है, तो मुझे लगता है संभवतः इसी कारण से इन्होंने दंडी को काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में मान्यता दी होगी। वेदज्ञ भंगी भणिति किसका सूत्र है? वेदज्ञ भंगी भणिति, ये सूत्र किसका है? कुंतक, भोज, राजशेखर और पंडित राज जगन्नाथ। ये वक्रोक्ति से संबंधित कथन है। वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए इन्होंने, कुंतक ने ये बात कही थी, वेदज्ञ भंगी भणिति, ये किसके लिए कहा था? वक्रोक्ति के लिए कहा था, और कुंतक इसके प्रवर्तक है। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, मुख्यार्थ अतिदोष, करोतु कीर्ति पीर्ति चे साधु काव्ये निबंधनम और आनंदवर्धन। 4 लोग दिए हुए हैं। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ जिसका शरीर है, ध्वनि काव्य से आत्मा। ठीक है, इसके बाद में क्या जुड़ा था? ध्वनि काव्य से आत्मा। तो ये किसकी बात है? तो यहाँ पर, अच्छा, आनंदवर्धन, हाँ, ये नीचे दिया हुआ नाम। ए में 5 हो जाएगा। ए में 5 देखिए कौन कौन से हैं। ये विकल्प नहीं है, ये भी विकल्प नहीं है। ठीक है, मुख्यार्थ हति दोष, ये बात कही थी मम्मट ने। सी में 2 कौन कौन से में है? सी में 2 केवल इसी में है। ठीक, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ये बात किसने कही थी? वामन ने कही थी, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। बी में क्या हो जाएगा? 4, तो बी में 4 हो गया। और करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। ठीक है, ये जो काव्य के उद्देश्य हैं, प्रयोजन की जब बात की थी, काव्य के प्रयोजन क्या है, तो करोति कीर्ति प्रीति चे साधु काव्य निबंधनम, ये बात किसने कही थी? ये भामा ने बात की थी। डी के अंदर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 5 4 2 1। याद रह जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दृग उर्जित टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचिर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये दई नहीं रीति, चंचल अंचल सा नीलांबर, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, अंबर पनगट में डूबो रही, तारागट उषा नागरी। ठीक है, अंबर पनगट अर्थात अंबर को ही पनगट मान लिया,
डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घट को उषा नागरी, अर्थात उषा है वो को क्या होगी, उषा अर्थात नागरी अर्थात औरत जैसा। तो यहां पर क्या हो गया, अभेद आरोप है। यहां पर उपमा और उपमेय में, उपमान और उपमेय में क्या है, अभेद आरोप है। तो अभेद आरोप जब होता है तो क्या होता है, रूपक होता है। यहाँ पर क्या होता है, रूपक है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब है दृढ़ उर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये रीति। अर्थात दृढ़ जब उलझते हैं, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के, नायक और नायिका के जब दृढ़ अर्थात नैन जब उलझते हैं तो कुटुंब टूटते हैं। ठीक है, ये तो बात सही नहीं है। और जो होता क्या है, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ती है, अर्थात जो दुर्जन होता है उनसे चिढ़ता है, उनके हृदय में गांठ पड़ती है। तब अब देखिए, घटना कहीं पर हो रही है, उसका असर कहीं और पर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में घटना कहीं पर और उसका असर कहीं और होता है तो उसको असंगति अलंकार कहा जाता है, अर्थात संगत नहीं है कुछ भी। तो ए में क्या हो जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तर। ठीक, चंचल अंचल सा नीलांबर सा, अर्थात समानता की बात की जाती है तब वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा हो जाता है। तो यहां पर उपमा आ जाएगा सा होने के कारण। और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ये जो ज्यों शब्द है, हालांकि ये हालांकि ये उदाहरण अलंकार के अंदर आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्यों अर्थात ये मानो की बात कह रहा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। ज्यों का अर्थ यहाँ पर मानो का अर्थ में होता है, जैसे कि के अर्थ में नहीं होता। जैसे कि के अर्थ में तो उदाहरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा था, धनंजय भट्टनायक, भरत मुनि और भानुदत्त। किसने कहा था, भरत मुनि ने कहा था। नाटक को पंचम वेद किसने कहा था, एवं कर्म हेतु विधाय रस विषम लक्षण सूत्र माँ, ये सब रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, भरत मुनि, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त और हेमचंद्र। रस का जो सूत्र है भरत मुनि का, उसके बाद में भरत मुनि ने इस सूत्र की बात की थी, एवं क्रम हेतु अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माँ। ये सूत्र किसने दिया था, भरत मुनि ने दिया था। और जो हमारी जो कक्षा है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उस क्लास के अंदर इसकी बारे में चर्चा कर ली गई हमने पर्याप्त, तो वहां से इसको देख लेना कि ये क्या चीज है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, दंडी, भामा, वामन और आनंद वर्धन। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी, तो किसने दी थी, दंडी, भामा, वामन और आनंद वर्धन। किसने दी थी बताइए। पीछे हमने बात की थी काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, किसकी बात कर रहे थे हम, दंडी की बात कर रहे थे काव्य गुण प्रतिष्ठापक के रूप में। अब पूछ रहे हैं काव्य दोष की परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, हालांकि दोष के जो लक्षण है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए थे, दंडी ने किए थे। क्या आपको याद है जब हमने बात की थी विपत्ति और संपत्ति की बात करते हैं कि जब काव्य का जो अर्थ होता है उसमें अगर जो विपत्ति कारक होता है वो होता है काव्य का दोष, और जो संपत्ति कारक होता है वो काव्य के गुण होते हैं। ये बात किसने की थी, दंडी ने कही थी। लेकिन यहाँ पर काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी, तो हमें अगर आपको याद हो तो ये बात किसने कही है, वामन ने कही है। ठीक है, काव्य गुण की परिभाषा किसने दी थी, अगर ये बात करें तो क्या कहा था वामन, सॉरी भरत मुनि ने, कि दोष के विपरीत जो चीज होती है वो काव्य गुण है, ये बात कही थी। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, वामन ने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि काव्य गुण के विपरीत जो चीज है वो क्या है, दोष है। ये कह के इन्होंने परिभाषा दी, और यही उत्तर इसका सही माना है वामन का। लोक व्रतानुकरण नाट्य मैतन्य कृतम, यह कथन किस आचार्य का है। इस जो कथन का अर्थ यह है कि लोक व्रत का अनुकरण करने वाली चीज ही नाटक है, अर्थात लोक में क्या क्या चीजें चल रही है उनका अनुकरण करके अगर कोई चीज बनाई जाए वही काव्य है। और यह बात किसने कही थी, ये बात भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय और रामचंद्र गुणचंद्र में से किसने कही थी, भरत ने कही थी। क्या आपको याद है ये बात, आपको कैसे याद होगी, आपने पीवाई को देखे नहीं होंगे तो आपको कैसे याद होगी। थोड़ा सा आपका समय लूंगा मैं, दिक्कतें आ रही थोड़ी सी, उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, किसने कहा था, भरत ने कही थी ये बात। लोक व्रतानुकरण नाट्य मैतन्या कृतम, यह कथन किन आचार्य का है, ये भरत मुनि का है कथन। ठीक है, 20 एक प्रश्न और बचे हैं, 20-25 प्रश्न जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितने टाइम का हुआ है लगभग क्लास, क्लास हुआ 1 घंटे का लगभग।
ठीक है, तो आधे घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में तो 60 में से प्रश्न ठीक ही है। काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत, यह उक्ति किस आचार्य की है? इससे पहले क्या लगा हुआ है ये सोचा है आपने? काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत, ये एकमात्र आचार्य हैं जो रसवाद से बाहर, जिन्होंने प्रतिभा को एकमात्र काव्य हेतु माना, ये वाला व्यक्ति है। इन्होंने ये कहा था कि गुरु के ज्ञान से तो जो जड़ बुद्धि होता है वो भी शास्त्र में पारंगत हो जाता है, ठीक है, लेकिन काव्य जो होता है वो तो किसी प्रतिभाशाली में जन्म लेता है। और ये बात किसने कही थी? विकल्प कौन कौन से हैं? भामा, दंडी, उद्भट और मम्मट। किसने कही थी? ये भामा ने ये बात कही थी। औचित्य रस सिद्धस्य स्त्रियम काव्यस्य जीवितम, ये उक्ति किस आचार्य की? औचित्य की जो बात करेगा उसी की ये पंक्ति होगी। आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ। कौन होगा इसमें? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। कितने दिए थे औचित्य के भेद? 27 भेद दिए थे, ठीक है। आनंदवर्धन ने कितने भेद किए थे? 6 भेद किए थे। कुंतक ने कितने भेद किए थे? 2 भेद किए थे। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक जो अनुभाव है वो कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, स्वरभंग, वैपत्तु, वैवर्ण्य, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आती है? श्वेद, ये सब किस में आती है? सात्विक अनुभाव के अंदर आती है। तो उसके सब बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। भारतीय काव्य शास्त्रों को जितना जान सकते हैं आप उतना जानने का अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आरपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं फर्स्ट ग्रेड के, अर्थात स्कूल व्याख्याता के, वो भी हमने करवाए थे। लगभग 170-80 प्रश्न हैं, वो भी कर सकते हैं आप। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रश्न आए वो भी कर सकते हैं। इस चैनल के अंदर आपको इतने पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ प्रश्न करवा दिए जाएंगे कि लगभग प्रश्नों से ही चीज़ें हल हो जाएगी। ये मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन समय लगता है उसके लिए, धीरे धीरे कोई चीज़ें डेवलप होती है, ठीक है। तो सात्विक हो जाएगा यहाँ पर। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। श्लेष अलंकार के हमने 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था अभंग श्लेष अलंकार और एक बताया था सभंग श्लेष अलंकार, ठीक है। अभंग और सभंग श्लेष अलंकार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार है? अलंकार नहीं है। श्रृंखला मूलक में क्या होता है? किसी भी चीज की अगर बात करने लगते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक पूरी एक श्रृंखला बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अर्थात किसी की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो उसका मुख तो चंद्रमा जैसा है, उसका गौर वर्ण है, उसका ये है, अगर इस प्रकार से बातें करने लगे लगातार तो वो श्रृंखला बन जाती है किसी चीज़ को लेकर। तो कारण माला अर्थात दिख रहा है, माला आ गई, शब्द श्रृंखला हो गई। माला दीपक हो गया। एकावली अर्थात अवली अर्थात मात्रा, एक पंक्ति हो गई। तो काव्यलिंग, काव्यलिंग यहाँ पर नहीं होगा। काव्यलिंग में क्या होता है? काव्य में अगर किसी कथन, कोई कथन कहा जाए, उसका कारण और कथन सिद्ध किया जाए उसको, तो ऐसी स्थिति में काव्यलिंग अलंकार होता है वहां पर। तो यहाँ पर क्या हो गए? काव्यलिंग जो अलंकार है वो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। भरत, दंडी, वामन और आनंदवर्धन। बड़ा सीधा प्रश्न है ये, तो आपको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। भरत रस, दंडी अलंकार, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि, ठीक है। तो डी में क्या हो जाएगा? 2। डी में 2 कौन से में? एक ही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 2। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। अलंकार संप्रदाय से संबंध, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार सार संग्रह और काव्य अलंकार। तो सबसे पहली बात तो यह हो गया कि सबसे पहले नो डाउटली काव्य अलंकार आएगा, क्योंकि ये किसका ग्रंथ है? भामा का ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? तो यह तो हो नहीं सकता और यह भी हो नहीं सकता। एक तो ये हो सकता है, एक फिर ये काव्य अलंकार। अब दूसरे देखिए, काव्य अलंकार सार संग्रह में किसका बताया था? उद्भट का बताया था। उद्भट भी कब हुए थे? 9वीं शताब्दी में हुए थे, ठीक है। तो दूसरी बार में कौन सा आएगा? काव्य अलंकार सार संग्रह ही आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ। इसका उत्तर ये हो जाएगा। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? उद्भट का है। और अलंकार सर्वस्व और अलंकार कौस्तुभ ग्रंथ है, ये ग्रंथ हो जाएंगे। कितना? प्रश्न संख्या 45, ठीक है। तो अलंकार सर्वस्व हो जाएगा रुय्यक का ग्रंथ। किसका है? रुय्यक का है।
रुय्यक का जो ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने एक तो रुद्रट ने, एक रुय्यक ने जो अलंकार के जितने भी प्रकार है उनको व्यवस्थित करने का वैज्ञानिक वर्गीकरण का प्रयास किया था, रुय्यक और रुद्रट दोनों ने। ठीक है, रुद्रट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। तो इस वजह से इनका ग्रंथ महत्वपूर्ण। अलंकार कौस्तुभ ये तो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कविकर्ण या ऐसा कुछ नाम है इनका, कविकर्ण या ऐसा कुछ नाम है शायद, तो उन्होंने लिखा था, तो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहना चाहिए अलंकार सर्वस्व है। रुय्यक का है, रुय्यक कब हुए थे? 12वीं शताब्दी में, इसके बारे में हमने पीछे बात की थी, रुय्यक 12वीं शताब्दी में हुए थे। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को, बड़ा सरल सा प्रश्न है। काव्य मीमांसा हमने बात की थी पीछे, अगर आपको याद हो तो काव्य मीमांसा किसका है? श्रृंगार प्रकाश किसका? ध्वन्यालोक और औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा अर्थात औचित्य सिद्धांत जिसने दिया था उसकी होगी, तो ए में हो जाएगा 5। तो ए में 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि या तो 5 4 1 2 या 5 1 3 2। औचित्य विचार चर्चा हो गया। ध्वन्यालोक किसका हो गया? ये आनंदवर्धन का हो गया, अर्थात बी में 1 हो जाएगा, तो उत्तर तो यही हो जाएगा, बी में 1। ठीक, फिर बचता श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश की हमने बहुत बात कर ली थी। किसका ग्रंथ है? ये भोजराज का ग्रंथ है। कौन सी शताब्दी? 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर भोजराज का ग्रंथ हो जाएगा। फिर बचता है काव्य मीमांसा, ये किसका है? राजशेखर का। ठीक है, किसका? राजशेखर का। ठीक है, डी में 4। राजशेखर का ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। राजशेखर ने कौन से सिद्धांत दिए थे वो भी महत्वपूर्ण है। काव्य हेतुओं के बारे में, प्रतिभा के बारे में आदि, जो भाव कार्य प्रतिभा वगैरह आदि बातें की थी, वो भी हम देखेंगे, फिर समय मिलेगा। तो निम्नलिखित का काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से वही बात, उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि और एक भक्ति रसामृत सिंधु हमने पीछे बात की थी। किसका ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि? कुवलयानंद, साहित्य दर्पण और रस गंगाधर। ठीक है, अप्पय दीक्षित का एक ग्रंथ था चित्र मीमांसा, इसके बारे में हमने पीछे बात की थी, चित्र मीमांसा। एक इनका ग्रंथ कौन सा है? कुवलयानंद। आपको पता है जो रीतिकाल था वहां पर जितने भी ये ग्रंथ लिखे गए थे जिसमें अलंकार सिद्धांत को महत्वपूर्ण बताया गया था, या अलंकार के आधार पर जो अधिकतर ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें 2 ग्रंथों का सहारा लिया गया था, एक तो कुवलयानंद का और एक चंद्रालोक का। चंद्रालोक किसका है? जयदेव का। 2 ग्रंथों का लिया गया था, और जहां पर सर्वांग विवेचन हुआ था वहां पर 2 अन्य ग्रंथों का सहारा लिया गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछे भी गए हैं पहले प्रश्न। इसमें आप भेद समझना कि अलंकार ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं वो ग्रंथ लिखे गए हैं कुवलयानंद और चंद्रालोक की शैली के आधार पर और इनको आधार ग्रंथ मानते हुए। लेकिन जो सर्वांग विवेचक ग्रंथ है, चाहे सर्व रस विवेचक हो किसी भी प्रकार के, उनमें 2 अन्य ग्रंथों का सहारा लिया गया अधिकतर के अंदर, सबके अंदर नहीं, अधिकतर के अंदर। वो है साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। मम्मट का काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। वो लिए गए थे सर्वांग विवेचन के लिए और अलंकार विवेचन के लिए चंद्रालोक और कुवलयानंद। ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद कर लेने, कंफ्यूज नहीं होना है। रस गंगाधर किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। कुवलयानंद किसका हो गया? अप्पय दीक्षित का है। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि किसका हो गया? ये हो गया रूप गोस्वामी का। जयदेव का क्या हो जाएगा? चंद्रालोक। जयदेव का एक गीत गोविंद भी है, लेकिन चंद्रालोक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने, मम्मट ने जो बात कही थी काव्य अलंकार को लेकर, उसका बड़े मजाक के तरीके से उसका विरोध किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस में किया गया था। तो ए में क्या है? 3, तो उत्तर देख लीजिए आप, डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, पी में 1 सही। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, फिर से वही प्रश्न। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी। काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का 11वीं। काव्यादर्श ये तो हो गया 7वीं। ठीक है, और ये हो गया साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। तो सबसे पहले काव्यादर्श आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। काव्यादर्श, उसके बाद में काव्य मीमांसा या ध्वन्यालोक तो नहीं होगा। ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। ठीक, काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का हो गया। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। काव्यादर्श दंडी का और साहित्य दर्पण किसका हो जाएगा? विश्वनाथ का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वयं प्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार में भिन्न रूप से आस्वादित किया जा सकता है। ये 4 कथन आए हुए हैं। रस के जो 9 विशेषताएं हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, विश्वनाथ का पूछा है क्या?
विश्वनाथ के अनुसार 9 विशेषताएं जो बताई गई थी उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। दोबारा बात करेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे, तो वो नहीं करेंगे। पिछला कक्षा देखिए, उसके अंदर वो मिल जाएगी चीज़, पिछले 1-2 कक्षा में किसी में भी मिल जाएगी वो। ठीक है, बड़े अच्छे से समझाया गया है और वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित नहीं किया जा सकता, अभिन्न रूप में आस्वादित किया जा सकता है। अर्थात आकार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अपने आकार में। आकार किससे बनता है रस का? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब से मिलकर क्या ये रस के क्या है? रसावयव। इन सब के मिलने से रस बनता है। केवल स्थायी भाव से, संचारी भाव से, विभाव से, अनुभाव से, केवल मात्र से या चारों में से किसी 3 से, ठीक है, चारों में से किसी 2 से रस का आभास नहीं होता है। रस क्या होता है? अपने आकार से अभिन्न रूप से आस्वादित किया जा सकता है। अर्थात अगर अपने आकार में होगा तभी आस्वादित किया जा सकता है, उससे भिन्न रूप में नहीं, केवल 3 से नहीं। अर्थात चारों का उसके अंदर योग होना जरूरी है। अगर चारों का योग नहीं है तो रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर शब्द क्या आ जाना चाहिए? अभिन्न आना चाहिए। तो उत्तर डी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य के भेदों की संख्या से सुमेलित कीजिए। कुंतक, आनंदवर्धन और सैमेंद्र। आनंदवर्धन, सैमेंद्र और कुंतक ने जितनी भी बात कही थी, कितने कितने ये इसके औचित्य के भेद है, वो सारे बात हमने के लिए कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कितने भेद है वो देखेंगे। कुंतक ने क्या कहा था? 2 भेद। ठीक है, कुंतक के अनुसार 2, शैमेंद्र के अनुसार 27 और आनंदवर्धन के अनुसार 6 भेद होते। तो बी में क्या हो जाएगा? 1, बी में 1 और ए में 2, ए में 3, सॉरी ए में 3, ए में ये उत्तर गलत हो जाएगा और बी में 1, ये उत्तर हो जाएगा। सी में 2 27 भेद। ठीक है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। भरत मुनि का ग्रंथ, धनंजय, सागर नंदी, ये आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा। रामचंद्र गुणचंद्र हमने पहले सुन रखा है। तो रामचंद्र गुणचंद्र का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य शास्त्र किसका है? भरत का। अब 2 बचते हैं पीछे, सागर नंदी और धनंजय। धनंजय का तो हमें पता है, ये 10 रूपक है। ठीक है, दशक रूपक जो बात है वो किसका? दंडी का है। और दशक रूप किसका है? दंडी का। और 10 रूपक किसका है? धनंजय का। तो बी में क्या हो जाएगा? 4, बी में 4 केवल इसी में है। तो 3 4 5 और 2, 3 4 5। सागर नंदी का कौन सा ग्रंथ हो गया फिर? ये नाटक लक्षण रत्नकोश है। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। ये जो नया ग्रंथ है सागर नंदी किसका है? नाटक लक्षण रत्नकोश इसका ग्रंथ है, सागर नंदी का। तो ये अगर हो सके तो याद कर लेना, नया ग्रंथ आया हुआ है एकमात्र, तो उसको भी याद कर लेना। ठीक, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। ठीक है, क्या आपको याद है जायसी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पद्मावत की। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि एक समासोक्ति या अनुक्ति की बात करते हैं। उनका कहना यह है कि ये उस काल के जितने भी ये जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं या प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवि हैं, उन सब ने क्या किया है? प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराने का प्रयास किया है। और उनका कहना है कि एक साधक होता है या फिर एक, हाँ साधक ही मान लीजिए आप, साधक होता है जो ईश्वर को पाने के लिए एक यात्रा करता है और अनेक पीड़ाओं से होकर गुजरता है, तब वो इश्क मजाजी से इसका हकीकी तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ ईश्वर को प्राप्त करता है। ये सारी चीज़ उसमें बताई गई है और लौकिक आश्रयों को या लौकिक कथाओं को आश्रय लेकर, अर्थात प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थबोध कराया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगर पद्मावती के किसी सौंदर्य की बात की जा रही है कि क्या ही सौंदर्य पद्मावती का, अगर ये कहता है कवि, तो वास्तव में वो ईश्वर के सौंदर्य के, ऐश्वर्य के बारे में बात कर रहा है। पद्मावती के सौंदर्य को तो एक माध्यम मात्र बना रखा है। यही बात है कि नहीं? समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करना। अप्रस्तुत कौन है वहां पर? ईश्वर का वर्णन करना, ये बात है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये आचार्य
किस आचार्य की उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये किस व्यक्ति ने कहा था? एक ही व्यक्ति है जो बार बार मनुष्य की बात करता है, कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया था? भामा, वामन, विश्वनाथ और आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने क्या माना था? ध्वनि माना था। वामन ने क्या माना था? रीति माना था। विश्वनाथ ने रस को ही महत्व दिया था। भामा ने क्या किया था? अलंकारवादी जो धारणा है, ठीक है, सिद्धांत है, उसको प्रतिपादित किया था। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? कंठ के द्वारा जो ध्वनि निकलती है, अर्थात कहना कुछ और चाह रहे हैं और कंठ के आधार पर अगले को आभास इस प्रकार से हो रही है, तो कंठ के आधार पर जो वक्रोक्ति निकलती है उसको काकु वक्रोक्ति कहते हैं। सबंग श्लेष, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति और प्रहेलिका। ठीक है, त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्व्यास, यह कथन किस आचार्य का है? त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर अभ्यास, यह कथन किस आचार्य का? एक्चुअल में क्या है? शक्तिर्व्युत्पत्तिर अभ्यास, ये थोड़ा बोलने में मुश्किल क्यों आती है? इसमें होता क्या है? शक्ति है, व्युत्पत्ति ही और अभ्यास। ठीक है, अब जब इसका संधि करते हैं तो ये सब जगह से यहाँ से इसको हटा दिया जाता है, तो इसकी जगह रे आ जाता है। रे कौन सा? हर वाले ऊपर चला जाता है, इस वजह से इसको बोलना मुश्किल होता है। वास्तव में ये क्या है? शक्ति ही, व्युत्पत्ति ही, अभ्यास है। ये इस प्रकार से लिखा होना चाहिए था, लेकिन लिख दिया कैसे? इसको मिलाकर, तो प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल आती है हिंदी वालों को इसकी। तो त्रितयमिदं ये किसने बात की थी? भामा, रुद्रट, मम्मट और जयदेव। किसकी बात करते हैं? तो रुद्रट ने अलग बात की, सॉरी, मम्मट ने अलग बात की थी, शक्ति, निपुणता और अभ्यास की बात की थी, व्युत्पत्ति की बात नहीं की थी। इन्होंने क्या कहा था? निपुणता की बात की थी। ठीक है, तो ये जो सूत्र है काव्य हेतु के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? काव्य हेतु के संदर्भ में, ये रुद्रट का कथन है। रुद्रट के 2-3 कथन ये महत्वपूर्ण, उसमें से एक कथन ये है त्रितयमिदम। उसमें क्या मिलता है? त्रितयमिदम मिलता है, ये शब्द मिलता है त्रितयमिदम, अर्थात तीनों को माना है इन्होंने। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वक्रोक्ति के हमने कुल 6 भेद माने थे। ठीक है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, ठीक है, प्रबंध वक्रता, प्रकरण वक्रता, इस प्रकार की वक्रताएं मानी थी। तो यहाँ पर दिए हुए हैं 4 कुल विकल्प: उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता। ठीक है, तो जो बी, सी और डी में 3 वक्रताएं वो तो हमने देखी थी, वक्रता के 6 वक्रता के रूप में से एक रूप में आती है। जो उक्ति विन्यास वक्रता, ये कोई होती नहीं है किसी प्रकार की कोई चीज यहाँ पर, तो उक्ति विन्यास वक्रता। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए: अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट और भोजराज। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, महिम भट्ट, ठीक है, व्यक्ति विवेक हो गया। भोजराज के ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर ली हमने, सरस्वती कंठाभरण या कवि कंठाभरण हो गया, श्रृंगार प्रकाश इनका एक ग्रंथ है। फिर आता है राजशेखर, काव्य मीमांसा इनका एक ग्रंथ है। अभिनव गुप्त के कौन कौन से ग्रंथ है? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन, ये ग्रंथ है इनका। तो यहाँ पर कौन कौन सा मिल रहा है? ध्वन्यालोक लोचन मिल रहा है अभिनव गुप्त का, अभिनव भारती नहीं यहाँ पर। ठीक है, काव्य प्रकाश इसका मम्मट का हो गया है। तो ठीक है, काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का हो गया। व्यक्ति विवेक किसका है? महिम भट्ट का हो गया। भोजराज का कौन सा ग्रंथ हो गया? सरस्वती कंठाभरण या कवि कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, ये ग्रंथ हो गए। तो डी में एक कहाँ मिलता है? तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, फिर अभिनव गुप्त ए के अंदर 2, ए में 2 कहाँ मिलता है? उत्तर हो जाएगा 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1। ठीक, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, अर्थात कारण ही नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद भी कार्य की संभावना हो रही है, ऐसी स्थिति में कौन सा होता है? विभावना, निदर्शना, अर्थांतरन्यास अलंकार। कौन सा होता है? विभावना अलंकार। अपनौति में क्या होता है? किसी कारण को रोक कर कोई अन्य कारण दिखाया जाए, अर्थात संसद में कुछ सांसद नहीं चोर बैठे हैं, अर्थात सांसद नहीं है चोर बैठे हैं, जबरदस्ती क्या कर दिया? किसी एक तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है और दूसरे तथ्य को उभारने का प्रयास किया है, तो अपनौति अलंकार हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? रस के अवयव के बारे में हमने बात की थी, 4 अवयव है। कौन कौन से अवयव होते हैं रस के? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। यहाँ देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो भाव नहीं है। स्थायी भाव होता तो यहाँ पर सही हो जाता है, ये चारों ही सही हो जाते हैं।
डिलीट करवा देते प्रश्न को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? ठीक है, काव्य का गुण नहीं है श्लेष, माधुर्य, शक्ति और समाधि। आपको लगता है कि समाधि भी हमने नहीं सुना है, श्लेष भी नहीं सुना, तो श्लेष है। श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, ठीक है, प्रसाद, ये सब क्या है? गुण है। शक्ति क्या है? काव्य हेतु है। ये क्या है? काव्य हेतु। समाधि जो गुण है, इसको अर्थ के संबंध में वामन ने और भरत मुनि ने इसको महत्व दिया है कि ये गुण भी होता है, समाधि गुण। श्लेष भी एक गुण है। श्लेष, समाधि, समता और ये माधुर्य, ओज, ये सारे गुण होते हैं। 10 गुण होते हैं टोटल। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? फिर से वही ग्रंथ हो गए, ठीक है। ग्रंथ तो क्या है? कवि कंठाभरण किसका है? भोज का, 11वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी, किसका है? आनंदवर्धन का। वक्रोक्ति जीवितम क्या हो गया? 10वीं शताब्दी। इनके बाद में, ध्वन्यालोक के बाद में है साहित्य दर्पण, 14वीं शताब्दी। तो कौन सा हो गया? सबसे पहले ध्वन्यालोक आना चाहिए, ठीक है। तो ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठाभरण और साहित्य दर्पण। उत्तर ये हो जाएगा। ध्वन्यालोक किसका है? लिखूं क्या फिर से? आनंद। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। कवि कंठाभरण किसका है? भोज। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। कितने प्रश्न और बचे हुए हैं? 1-2 प्रश्न और बचे हुए हैं, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। विश्वनाथ कब हुए थे? 14वीं शताब्दी में। मम्मट कब हुए थे? 11वीं उत्तरार्ध के अंदर, 14वीं शताब्दी के अंदर, 11वीं उत्तरार्ध के अंदर, है ना। इजी प्रश्न। अगर आपने पिछले कक्षाएं कर ली है तो इसको करना बहुत ज्यादा इजी। 10वीं और ये 9वीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए ही हो जाएगा इसका उत्तर। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है। फिर से वो सेम ही प्रश्न आ जाएंगे। काव्यदर्श किसका है? दंडी का। तो सबसे पहले तो इनमें से जो भी दिए हुए हैं इसमें से यही आएगा, तो दंडी आ जाएगा इसके अंदर। फिर ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी के अंदर आनंदवर्धन का। काव्य मीमांसा 11वीं, कौन आ जाएगा? राजशेखर। और वक्रोक्ति जीवितम 10वीं। थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, काव्यदर्श और का है क्या? काव्यदर्श नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। काव्यदर्श सबसे पहले आएगा, फिर ध्वन्यालोक आएगा, नो डाउटली, ठीक है। फिर काव्य मीमांसा 11वीं शताब्दी। एक्चुअल में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, राजशेखर के साथ में कहीं कहीं पर थोड़ा उल्टा सुल्टा मिलता है, लेकिन यहाँ हमको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर परीक्षा में मान लो हमने जो पढ़ा और ऐसे तथ्य मैच नहीं किया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो 9वीं 10वीं भी मान सकते हैं इसका, या 10वीं पूर्वार्ध भी मान ले, 9वीं 10वीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये पहले आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ध्वन्यालोक तो नो डाउटली पहले आएगा, तो यही इसका उत्तर बचता है। 64-65 प्रश्न देखिए, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। क्या लिखा है इसका? 9वीं 10वीं लिखा है क्या? ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है, ठीक है। रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। बस रस सबसे पहले भरत मुनि ने, अलंकार फिर रीति वामन ने, और फिर ध्वनि। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। रस 2 से 2, अलंकार 6ठी, रीति 9वीं और ध्वनि 9वीं 10वीं मान लीजिए आप इसको। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 65वां प्रश्न हो गया। तो ये 65 प्रश्न पूरे हो गए। पिछले प्रश्न हमने 85 प्रश्न करवा दिए थे टोटल, और 85 और 65 कितने हो गए? 150 प्रश्न हो गए हैं। जितने भी PYQs अब तक पूछे गए हैं काव्य शास्त्र के संबंध में वो सारे कर लिए। अगर ये जो क्लास है पूरी आप काव्य शास्त्र की PYQ की अगर यही देख लेते हैं तो लगभग 90% जो प्रश्न हैं आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा विस्तार में पढ़ाया है। इस क्लास को मैंने बहुत सीमित तरीके से पढ़ाया है, क्योंकि ना इसमें केवल और केवल क्रम पूछा गया है, और अगर वो हमें याद है तो उसमें ज़्यादा जोर नहीं आता इन प्रश्नों के अंदर। बहुत सरल प्रश्न है, सीधे प्रश्न है। तो जो टफ प्रश्न थे जो अभी के पैटर्न में आ रहे हैं वो हमने पीछे चर्चा कर ली थी
तीनों वीडियो देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आपकी तैयारी में बहुत काम आने वाले हैं। प्लूटो हिंदी में बने रहिए आप सब, और कोशिश करते हैं कि अगले 10-12 दिन तक, जब तक मैं फिर से बिजी नहीं हो जाऊं अपने पीएचडी के कार्य के अंदर, 2-3 दिन के लिए फिर जाना पड़ेगा, तो उसको छोड़कर जितना समय हो सकता है उतना हम पढ़ाई करें। और पीवाई क्यूज तो कम से कम पूरे हम कर ही लें एक बार, जितने हो सके। कोई कोशिश करेंगे, वीडियो डालता रहूँगा कुछ, जैसे मान लीजिए नाटक 1-2 छूटा हुआ है, 1-2 निबंध छूटा हुआ है, उनको भी करवा दिए हम अगर समय मिलेगा तो। लेकिन लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा, कोई भी कारण उसका ये है कि राजस्थान में चलती है बहुत ज़बरदस्त आंधियाँ, और इस वजह से बीच बीच में लाइट चली जाती है। आज देखिए पूरा क्लास ले रहा हूँ, 1.5 घंटे क्लास होगी, एक बार भी लाइट नहीं गई, लेकिन जैसे ही लाइव क्लास लेनी शुरू करते हैं लाइट जाती है हर 5 मिनट बाद में, और बड़ी दिक्कत आती है क्लास लेने के अंदर। इस वजह से हमने सोचा कि रिकॉर्डेड क्लास ही डालेंगे, और फिर कभी जनरेटर की व्यवस्था होगी तब से लाइव क्लास लेंगे अगली बार से। ठीक है, कोशिश कीजिए जो भी इस बार क्लास देख रहे हैं उनको अगली बार क्लास नहीं देखनी पड़े। अगली बार क्लास देखनी पड़े, लेकिन इसलिए देखनी पड़े कि आप या तो स्कूल व्याख्याता की या किसी की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और इस संदर्भ में आपको हमारी क्लासेस की ज़रूरत पड़े, नेट के लिए ज़रूरत ना पड़े, कम से कम जेआरएफ हो जाए आपका इसी बार। ठीक है, तो प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ दिन, जो भी आपको जब भी वीडियो मिले आपके लिए वो सब ठीक हो। धन्यवाद।